आज हम लाइव प्रोसेसेस या जैविक अभिक्रियाएं और किस तरह से ये अभिक्रियाएं अलग अलग जीवों में काम करती हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीवों में। तो बहुकोशिकीय जीवों में आमतौर पे जो जटिल बॉडी स्ट्रक्चर होता है और बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके बीच में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं, जो बाह्य जो एनवायरनमेंट है के साथ होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो इसलिए इसके स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट काम करके एक पूरी बॉडी का जो लाइफ प्रोसेसेस है या प्रक्रियाएं जो है वो चलाते हैं। और इसी के संदर्भ में हम आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। Multicellular organisms such as humans possess complex body designs. They have specialized cells and tissues for performing various necessary functions of body, such as intake of food and oxygen. Unlike unicellular organisms, multicellular cells are not in direct contact with the outer environment. Therefore, diffusion cannot meet their oxygen requirement. अब जो डिफ्यूज़न होता है, आमतौर पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल से एक बॉडी बनी होती है, उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मतलब शरीर का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी जटिल होता है और उनमें कुछ खास सेल होते हैं और टिश्यू होते हैं जो कि शरीर के अलग अलग कामों को करते हैं। देयर आर स्पेशल सेल्स और टिश्यूज विच परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ बॉडी, जैसे कि खाना खाना या ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होना। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं वो आमतौर पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। मतलब जो सेल हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एकदम सीधे संपर्क में नहीं होते। देयरफॉर डिफ्यूज़न कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसलिए जो डिफ्यूज़न है या जिसको बोलते हैं सोखना, जो सोखना है वो उनकी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करता है। इसलिए जो डिफ्यूज़न है या सोखना जो है वो आमतौर पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है। हिंदी में मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विसर्जन अपर्याप्त क्यों है? मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की संरचना जटिल होती है। उसके पास शरीर के विभिन्न आवश्यक कार्यों जैसे भोजन, ऑक्सीजन के सेवन को करने के लिए विशेष कोशिकाएं और ऊतक होते हैं। एक कोशिकीय जीवों के विपरीत बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती, इसलिए विसरण उनकी ऑक्सीजन आवश्यकता insufficient used to decide whether something is alive. Answer: any visible movement such as walking, breathing or growing is generally used to decide whether something is alive or not. However, a living organism can also have movements which are not visible to the naked eyes. Therefore, presence of life process is the fundamental criteria that can be used to decide whether something is alive or not. हम ये तय करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग करते हैं कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं। चलना, सांस लेना या बढ़ना जैसी कोई भी दृश्यमान गतिविधि आमतौर पर यह तय करने के लिए उपयोग की जाती है कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं। हालांकि एक जीवित चीज़ में ऐसी गतिविधियाँ भी हो सकती हैं जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती,
इसलिए जीवन प्रक्रियाओं की उपस्थिति एक मौलिक मापदंड है जिसका उपयोग ये तय करने में किया जाता है कि वह कोई चीज़ जीवित है या नहीं। इसका मतलब है कि हम किन चीज़ों को देखकर कि हाउ डू वी डिसाइड दैट वन थिंग इज़ एनीथिंग इज़ लिविंग और डेड, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या मरी हुई है। तो सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं शरीर में, उसी से हमें ये पता लगता है कि जैसे कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। Raw material used for an organism. An organism used outside raw materials mostly in form of food and oxygen. The raw materials used by an organism can be quietly varied depending on the complexity of the organism and its environment. जीव द्वारा उपयोग किए गए बाहरी कच्चे माल क्या हैं? जीव बाहरी कच्चे माल का उपयोग ज़्यादातर भोजन बनाने और ऑक्सीजन के रूप में करता है। जीव द्वारा आवश्यक कच्चे माल जीव की जटिलता और उसके पर्यावरण के आधार पर काफ़ी भिन्न हो सकते हैं, कि कोई भी जीव है जो बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीने के लिए करता है, तो वो अलग अलग जीवों में अलग अलग you consider essential for maintaining life. Life processes such as nutrition, respiration, transportation, excretion are essential for maintaining life. आप जीवन को बनाए रखने के लिए किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानते हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जीवन प्रक्रियाएं जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस सबका क्या मतलब कि शरीर जो मेन जैविक प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, सांस लेना है या इधर उधर जाना है या एक्सक्रीशन है, ये सब प्रक्रियाएं जो हैं शरीर को या जीवन को बनाए रखती हैं और इन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। डू प्लांट्स गेट्स ईच ऑफ raw material required for photosynthesis. The following raw materials are required for photosynthesis. The raw material CO2 enters from atmosphere through stomata. Water is absorbed from the soil by plant roots, and sunlight, an important component to manufacture food, is absorbed by chlorophyll and other green parts of plants. पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रत्येक कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल CO2 रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से प्रवेश करता है। पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी अवशोषित किया जाता है। भोजन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और पौधों के अन्य हरे भागों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तों के माध्यम से उसके अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करता है, और उस दौरान जो एनर्जी मिलती है उसे पौधे अपने बड़े होने के लिए या जीवित रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The role of acid in our stomach. The hydrochloric acid present in our stomach dissolves bit of food and creates an acidic medium. In this acidic medium, enzyme pepsinogen is converted into pepsin, which is a protein digesting enzyme. हमारे पेट में एसिड की क्या भूमिका है? हमारे पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के पौधों को भोजन के टुकड़ों को खोलता है और एक अम्लीय माध्यम बनाता है। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजेन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है, यानी कि भोजन के डाइजेशन के लिए या भोजन को हजम करने के लिए पेट में एसिड बनता है। Digestive enzymes. Digestive enzymes such as amylase, lipase, pepsin, trypsin help in breaking down complex food particles
into simple ones. These simple particles can be easily absorbed by blood and thus transported to all the cells of body. पाचन एंजाइमों का कार्य क्या है? पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि जटिल खाद्य कणों को सरल कणों में तोड़ने में मदद करता है। इन सरल कणों को रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और इस प्रकार शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। How is the small intestine designed to absorb digestive food? The small intestine has millions of tiny figure-like projections called villi, and these villi increase the surface area for more efficient food absorption. Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of body. छोटी आंत को पचने वाले भोजन को अवशोषित करने के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाता है? छोटी आंत में लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसे उपहार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये विली भोजन के अधिक कुशल अवशोषण के लिए स्तय क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इन विली के भीतर कई रक्त वाहिकाएँ मौजूद होती हैं जो पचने वाले भोजन को अवशोषित करती हैं और इन्हें रक्त प्रवाह में ले जाती हैं। रक्त प्रवाह से अवशोषित भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। फूड है विलिस का, जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान काम करता है, जो आंतों में या इंटेस्टाइन में होता है। तो विलिस जो है वो इस तरह से की स्ट्रक्चर्स बहुत सारी पेट के अंदर होती हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और लैक्टियल्स होते हैं, और जब भोजन इनके आसपास से गुजरता है तो जो भोजन है वो अवशोषित हो जाता है इसकी रक्त वाहिकाओं में या ब्लड वेसल्स में, और इस तरह से वो बॉडी में सब जगह पहुंचता है। तो जो विलिस है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इंटेस्टाइन का, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। थैंक यू।